Hello, welcome, good evening. Welcome to Sumit Sir's channel. How are you all? I hope all is well. Let me see who all are there live. Okay. Good evening, Manmohan. How's life? How's everything else? I hope sound and camera all perfect now. ये क्या लिखा है मनमोहन? चलो लेट्स स्टार्ट. वी वर डन टिल 1 to 14. आज 11 से देखते कितने हो जाते हैं. कुछ क्वेश्चंस बीच में बहुत बड़े हैं, एक दो छोटे भी है. दिस इज पार्ट 5. क्लियर? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी. इस मतलब एमसीक्यू के पार्ट्स अलग है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू के पार्ट अलग है. Okay. Good evening, Sneha. Chalo, let's go ahead. Let's come directly to question number 15. So it's good evening in Spanish. Okay. Question number 15. Okay. Mrs. Kalpavriksha Iron Traders KIT is located in city of Visakhapatnam and is registered in the state of Andhra Pradesh. On 1st May, I hope you can, okay. क्या चल रहा है मनमोहन? On 1st May, KIT received an order for supply of different variety of iron bars amounting to rupees 60 lakhs exclusive of GST from TMT. Okay. So KIT got order from TMT and KIT किधर है? आंध्र प्रदेश में है और TMT किधर है? तेलंगाना में है, हैदराबाद. Okay. The details of advance payment, issue of invoice. Details of advance payment, issue of invoice and terms and conditions of the contract relating to delivery of iron bars are as follows. एक सेकेंड हाँ, जस्ट अ सेकेंड. Okay. The buyer has to pay 7 lakhs. क्या इंफॉर्मेशन दी है? Buyer has to pay 7 lakhs as advance to the supplier. Okay, advance देना है. The balance amount need to be paid within 25 days from the date of issue of invoice. Invoice से 25 दिन के अंदर बैलेंस पेमेंट करना है, क्योंकि 60 lakhs तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ही. The supplier will bear the goods transportation and other related charges. ठीक है. If payment is not received within a stipulated time limit, then buyer need to pay penal charges, taxes if any to be paid separately. मतलब ये क्लियरली बोल दिया है कि इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ GST. क्लियरली बोल दिया इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ GST. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. एम आई क्लियर? राइट? टाइम और सप्लाई वाला क्वेश्चन नहीं है ये. तो अगर आपने मतलब आपने इनवॉइस से 25 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया, अगर आपने इनवॉइस से 25 डेज के अंदर पेमेंट अगर आपने नहीं किया और फर्स्ट उसके बाद 26 डेज से लेके 10 डेज का डिले किया,
तो 5,000 पर डे पेनल्टी, 11 to 20 days 8,000, देन 21 to 30 days मतलब 50,000 तो आई पिछले 5 दिन का. उसके बाद 11 to 20 days प्लस 1 to 10 days के हिसाब से 130 और नेक्स्ट इसके 10,000 एज सो ऑन. एम आई क्लियर? या एक्सक्लूसिव ऑफ GST. If the entire amount 100% of payment is received within the period as mentioned in the below table, the recipient will be entitled for discount. और क्या बोला है? Number of days within which the payment is after date of invoice. अगर डेट ऑफ इनवॉइस से 5 दिन, 1 से 5 दिन के अंदर अगर मिल गया तो 15,000 का डिस्काउंट, 6 से 10 के अंदर मिला तो 10,000 का डिस्काउंट, 11 से 15 दिन के मिला तो 8,000 का डिस्काउंट, आफ्टर 15 डेज नो डिस्काउंट. बॉस ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना. इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ है, इनवॉइस जिस दिन इशू हुआ है उसके 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 अगर आपने इतने दिन में पेमेंट कर दिया तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. फिर 16 to 25 के बीच में किया तो नो डिस्काउंट, और 25 डेज के बाद किया तो पेनल्टी लगेगी. गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये पॉइंट समझा जो मैं बोल रही हूं? क्या ये पॉइंट समझा जो मैंने बोला? इनवॉइस से फर्स्ट 5 डेज में पे किया तो 15,000 का डिस्काउंट, नेक्स्ट 5 डेज में पे किया 10,000, देन अगेन नेक्स्ट 5 डेज में पे किया तो 8,000, और उसके बाद पे किया तो नो डिस्काउंट. पर 15 to 16 से लेके 25 तक नाइदर डिस्काउंट है नाइदर पेनल्टी है. पर अगर 25 दिन के बाद पेमेंट किया, अगर 25 दिन के बाद पेमेंट किया तो फिर पेनल्टी लगना चालू हो जाएगी. एम आई क्लियर? राइट. डिस्काउंट विल बी गिवन ओनली व्हेन द फुल पेमेंट इज मेड. क्या नहीं समझा? क्या नहीं समझा? प्लीज कंफर्म. टेल मी व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड. बॉस इनवॉइस सी एज इट इज क्रेडिट पीरियड कितना देख रखा है? इनवॉइस प्लस 25 डेज इज माई क्रेडिट पीरियड. So if I pay after 25 days, I'll be levied penalty. Penalty I'll have to pay. But if I pay before 25 days, like first 5 days, then 6 to 10th day, then 10 to 15, I'll be getting discount. Discount is inclusive of GST. डिस्काउंट के लिए ऐसे कम बोला इंक्लूसिव ऑफ GST. डिस्काउंट तो वैल्यू में से कम हो जाता है परिधि. डिस्काउंट तो वैल्यू में से कम हो जाएगा सीधे सीधे. डिस्काउंट रिटर्न ऐसे थोड़ी होता है कि मुझे डिस्काउंट दिया और बाद में मैं एलिजिबल नहीं हूँ डिस्काउंट के लिए और मुझे वापस डिस्काउंट रिटर्न करना पड़ा, वो बात अलग होती है. पर यहाँ पे जब डिस्काउंट मिलता है वो सीधे से वैल्यू में से कम होता है. ओके. द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट आर एज फॉलोज. 2 मई को TMT paid the stipulated amount of advance to KIT. ओके. एडवांस कितना था? 7 लाख. 5 मई को इनवॉइस रेज किया. 10 मई को 30% पेमेंट किया. 14 मई को अनदर 20% पे किया एंड 18 मई को फुल बैलेंस अमाउंट पे कर दिया. तो अगर मैं इनवॉइस की डेट से देखूं, क्या कहाँ लिखा है? इनवॉइस की डेट क्या है? 5 मई. और मैंने फुल एंड फाइनल पेमेंट कब कर दिया? 18 मई को. मतलब कितने दिन में कर दिया? 13 डेज में कर दिया. मतलब आई एम एलिजिबल फॉर डिस्काउंट ऑफ 8,000 रुपीज. आई एम एलिजिबल फॉर डिस्काउंट ऑफ 8,000 रुपीज. आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट. एम आई क्लियर? ठीक है. On 3rd May, TMT requested KIT to deliver the iron bars. TMT requested to KIT within 30 days. Manmohan, what you are saying? To deliver the iron bars to SIS. Okay. Bell to ship मॉडल दिख रहा है मुझे ये. On 3rd May,
TMT Private Limited requested KIT to deliver the iron bars to Shakti Iron and Steels, local city of Bhubaneswar, Odisha. तो ये बंदा किधर है? ओडिशा में है. ये किधर है? हैदराबाद में. और ये किधर है? आंध्र प्रदेश में. On 5th May, KIT entered into a contract with Express Transport, a GTA, located and based in state of Andhra Pradesh, charging GST at the rate of 5%. इसका मतलब ही क्या है? RCM लग रहा है. अगर GTA पे 5% लग रहा है, इसका मतलब क्या है? RCM लग रहा है. For delivery of iron bars to Bhubaneswar. Okay. The freight charges and loading charge for delivery services provided by GTA are 150 and 5 exclusive of GST respectively. अब ये कौन bear करने वाला है? This is going to be bear by the supplier will be bearing goods transportation and other related charges. So it is a part and parcel of the value of supply. The iron bars are removed from the warehouse of KIT on 6 May and e-way bill. बॉस मुझे e-way bill ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि ई-वे बिल पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो एक बार ये खत्म हो जान दो, फिर मैं ई-वे बिल वाला टॉपिक एक बार डेप्थ में जाते हैं अपन. मतलब मैंने भी ऑनेस्टली ई-वे बिल कभी डेप्थ में पढ़ाया नहीं है, पर आफ्टर सीइंग दिस केस स्टडी आई रियली फील दैट ई-वे बिल इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. द आयरन बार्स आर रिमूव फ्रॉम वेयरहाउस ऑफ KIT on 6 May and an e-way bill is generated at 12:15 a.m. on 6 May. The distance from the warehouse to of KIT of location is 455 kilometers. KIT paid the freight charges to the transporter immediately after delivery of the goods. Note: if buyer receives any discount from the supplier, he will reverse the proportional ITC availed at the time of purchase. ठीक है. Iron bars are not over-dimensional. Iron bars are not over-dimensional cargo. ये हमें ई-वे बिल में हेल्प करेगा. आंसर्स देखते हैं. What shall the place to supply for the following two independent supplies? Supply from KIT to TMT and TMT to SIS. Bill to ship मॉडल है. तो बिल टू शिप मॉडल में इन दो के बीच में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ KIT दैट इज हैदराबाद तेलंगाना एंड TMT टू SIS के बीच में ओडिशा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट के लिए हैदराबाद, सेकंड के लिए भुवनेश्वर, ओडिशा. एम आई क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई बिटवीन KIT एंड TMT? अब KIT एंड TMT के बीच में क्या सप्लाई हुआ है? गुड्स. क्या सप्लाई हुआ है? गुड्स. एंड गुड्स के लिए हम एडवांस को या डेट ऑफ पेमेंट को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं. हम नोटिफिकेशन नंबर 66/17 लगाते हैं. तो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस. इनवॉइस का इशू क्या है? 5 मई. अब क्वेश्चन ये आता है कि माल कब भिजवाया है. माल के लिए क्या बोला है? ऑन 1st May रिसीव ऑर्डर फॉर सप्लाई डिफरेंट वेराइटी ऑफ फॉर 60 lakhs. ओके, 1st May को ऑर्डर आया है, पर इस क्वेश्चन में आई थिंक डिलीवरी किस दिन हुई है उसके बारे में नहीं लिखा है. इस क्वेश्चन में डिलीवरी किस दिन हुई है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है. इसलिए अज्यूम करो वही डेट है, तो 5th में ही होना चाहिए. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इसमें आपको कुछ लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस को डिटेल मिल रहा है क्या? मुझे बताओगे? सिक्स में कि 5th में? नहीं, इनवॉइस 5th मई को इशू किया है. 6 मई कहां से आया? Whichever is earlier होता है. 6 में कहां से आया? इनवॉइस इज 5th में, तो 6 में तो रीड पैरा 2. डिटेल्स ऑफ एडवांस पेमेंट, इशू ऑफ इनवॉइस एंड टर्म्स ऑफ कंडीशंस
of the contract relating to delivery of power are as follows. The buyer has to pay 7 lakh in advance. Balance amount from the invoice. कहाँ से कुछ पता चल रहा है? What is para 2 over here? Was unnecessarily don't confuse. Answer is fifth में only. पहली बात तो date of invoice और last date issued invoice whichever is earlier होता है. तो अगर 5th में को मेरा invoice है तो मुझे 6th में तो मेरा आंसर in any case possible नहीं है. सुनीली हो गई, पक्की बात है. 15.3 What shall be the value of taxable supply? Value of taxable supply के लिए ओके मैंने कितने लाख का माल दिया? 60 लाख का माल दिया. 60 लाख के ऊपर 8,000 का डिस्काउंट है, राइट? उसके बाद 150 एंड 5,000 ये भी इंक्लूड होगा तो 155, 1,55,000. तो कितना हुआ? 60 lakhs plus 1,55,000 minus 8,000. 61,47,000. 61,47,000. B. 61,47,000. हाँ जीटी वाले इंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि लिखा है कि इट इज गोइंग टू बी बोर्न बाय सप्लायर. तो सप्लायर का तो जो भी एनी एक्सपेंसेस डन एट द टाइम ऑफ बिफोर सप्लाई हैज टू बी एडेड टू द वैल्यू. नेक्स्ट ये ई-वे बिल. व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड बाय KIK ऑन 6 मई. 6 मई को जनरेट किया था 12:15 AM ऐसा बोल दो. और इट इज बेसिकली क्या होता है, 100 किलोमीटर्स 1 डे के लिए होता है. 100 किलोमीटर्स ऑफ पार्ट देयर ऑफ 1 डे के लिए होता है अगर इट इज नॉट ओवर डायमेंशनल कार्गो. अगर एक दिन के लिए 100 किलोमीटर्स के लिए वैलिड होता है, आपको 455 है, मतलब 5 दिन. 5 दिन तो आपने कब इशू किया? 6 में. 7, 8, 9, 10, 11 to 12 के बीच में. एम आई क्लियर? 1 मिनट परिधि. मिडनाइट कब इशू किया है? अच्छा 6 तारीख की सुबह किया है, ये भी ध्यान दो. मतलब 5 की रात और 6 की सुबह. तो 6 नहीं तो 6 पूरा दिन, 7 पूरा दिन, 8, 9, 10, 10 और 11, राइट? 10 और 11. 10 और 11, 11, 12. 11, 12 कैसे आ रहा है? 1 मिनट. बेसिकली 15 AM ऑफ 6 में, मतलब 6 तारीख को इशू हुआ. 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11. करेक्ट ना? दिन कैसे कितने दिन हुए? 5 दिन तो हो रहे हैं. 455 डेज मतलब हाउ मेनी डेज? 455 किलोमीटर्स मतलब हाउ मेनी किलोमीटर्स? अभी 6 मई कहाँ से आएगा? अरे 6 मई इज जिस दिन इशू हुआ है ई-वे बिल. ई-वे बिल कब इशू हुआ है? 12 बजने के बाद इशू किया है ना. तो 6, 12, अरे सिंपल ऐसे बात करें. 5 ये है 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11. 5 दिन तक वैलिड रहता है. कितने दिन तक? 5 दिन तक वैलिड रहता है. क्योंकि कितने किलोमीटर्स है? 455 किलोमीटर्स है. तो 100 किलोमीटर्स के लिए 1 डे, तो 455 मतलब पार्ट द्रव भी हो जाएगा, तो 5 डेज आएगा. ग्यारह से 12 क्यों ले रहे हैं लोग? 11 to 12 मिडनाइट. मेरा एक्चुअली वो रात का कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. रात का कैलकुलेशन में आई वाज टेलिंग दैट ओनली प्रीवियस क्वेश्चन 15.2.
11 to 12 कैसे आएगा? 12 midnight of 11, एक्चुअली वो डेज आप टाइमिंग देख लेना. नेक्स्ट 15.5, ये समझा कि नहीं समझा? 15.4, ओके गॉट इट. 6 में मतलब उस दिन ई वे बिल जनरेट किया तो उस दिन रिमूव किया. ठीक है, गॉट इट. ओके, इन द अबाउ केस सिनेरियो. अच्छा, व्हाट इज योर क्वेश्चन परिधि? 100% आया है ना यहाँ पे परिधि. बैलेंस अमाउंट पेड ऑन 18 मई. बैलेंस मतलब पूरा 18 मई को पे कर दिया, मतलब फुल पेमेंट हो गया 18 मई को. करेक्ट. नहीं, पॉइंट मिस नहीं हुआ है. बेसिकली कैलकुलेशन 6 की सुबह तो 12 की सुबह, ऐसा वाली बात है. हर्षिता मैं ई वे बिल अलग से पढ़ा दूंगी, ऐसे एक पॉइंट बीच में लेके कुछ भी नहीं होगा. डोंट वरी, ई वे बिल है, छोटे छोटे चैप्टर्स मैं करवा दूंगी. नेक्स्ट 15.5. In above case scenario, the entire payment is received in 3 independent cases: 3rd June, 28th of May, 20th of June. What will be the value of taxable supply? तो देखो हर जगह वो 60 lakhs plus 1,55,000 will remain same. अब जो हमको डिस्कशन करना है वो किसको लेके करना है? हमें डिस्कशन जो करना है वो डिस्काउंट को लेके करना है. डिस्काउंट होगा या पेनल्टी होगी. अब 3rd जून को है. इनवॉइस कब इशू किया था? इनवॉइस कब इशू किया है? 5th ऑफ मई. 5th ऑफ मई. तो 5th ऑफ मई से 25 डेज कब होता है? 5th ऑफ मई से 30th ऑफ मई. 30th ऑफ मई. आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट. तो 30th मई तक पेमेंट कर देते तो ठीक था. 31st, 1st, 2nd, 3rd 4 दिन का डिले किया है. और 4 दिन का डिले किया है तो 4 दिन के डिले पे पेनल्टी लगेगी 5,000 पर डे, मतलब 20,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी यहाँ पे. तो इस केस में आंसर कितना आएगा? ये और ऐड हो जाएगा. तो 60 lakhs plus 1,55,000 plus 20,000 comes to 6,175,000. यस, समझा ये क्या किया मैंने? कहीं एक ही आंसर ऐसे मिल जाए तो मार्क कर देना चाहिए. कभी कभी कोशिश करते रहते. सी देखा जाए तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. अगर मेरा एक ही आंसर मैच हो गया और 6175 कुछ है ही नहीं इसके अलावा, तो क्या मुझे और सॉल्व करना चाहिए कि मार्क कर दूं? Should I solve it? ओके, एक और सॉल्व. 28 मई तो 5th मई 5th मई टू 28 मई की बात चली, राइट? तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 23 डेज में पेमेंट किया है, राइट? 23 डेज में पेमेंट किया है. तो 23 डेज में ना पेनल्टी ना डिस्काउंट, 61,55,000 हो जाएगा. आगे अब करने की जरूरत ही नहीं है. ए इज द आंसर. एम आई क्लियर? Correct. Next question. 15.6. Who will be liable to pay GST on freight and loading charges by express cargo? RCM लगेगा. तो RCM मतलब किसने सर्विस ली है? TMT ने ली है. TMT प्राइवेट लिमिटेड. नहीं, TMT की KIT. ओह, KIT entered into contract. Sorry, KIT entered into contract. तो KIT will pay tax. RCM में कौन टैक्स पे करेगा?
KIT will pay tax. Am I clear? Yes. C नहीं D. सिक्सटीन क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अच्छा क्वेश्चन था ये. 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ओके. सप्लाई विल नॉट पे. हर्षिता, रिसिपेंट RCM लगेगा ना. सप्लायर तो GTA हो गया. सप्लायर तो GT हो गया. GTA विल नॉट पे, रिसिपेंट विल पे, RCM विल बी एप्लीकेबल. हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 इज इको. करेक्ट, मैंने भी सॉल्व किया है. सुरक्षा ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड STPL is established on 3rd April in the city of Bangalore, Karnataka, and the primary objective of the company is to provide AC contract based passenger transportation service. Okay, contract based पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब ये टैक्सेबल है क्योंकि AC है. द कंपनी ऑब्टेन्स अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में. वी ऑल नो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे होते हैं. नेक्स्ट, ऑन 1st July द कंपनी परचेज मोटर व्हीकल ऑफ वेरियस सेटिंग कैपेसिटी. दो हमारा 17 सब सेक्शन 5 बोलता है. 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट बोलता है. क्या बोलता है कि अप टू 13 सीटर इंक्लूडिंग ड्राइवर अगर आप व्हीकल खरीदते हो तो उस पर जो आपने टैक्स पे किया होता है आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड इफ यू आर इनटू बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और बाइंग एंड सेलिंग और ड्राइविंग स्कूल. तो यहाँ पे सुरक्षा ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड इज इनटू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. तो यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द पैसेंजर सिटिंग कैपेसिटी उसको क्रेडिट हमेशा मिलेगा. तो यहाँ पे 7% है कि 9% है, 11 है कि 13 है, एवरी केस में दे विल गेट द क्रेडिट. यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना. ओके, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई नहीं मनमोहन 12+1 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ही इज इनटू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. तो ही कैन टेक ITC ऑफ ऑल द व्हीकल्स. नेक्स्ट, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई STPL एसोसिएटेड विथ रूबा लिमिटेड for enhancing the business operations. ठीक है, Ruba Limited owns or operates an electronic platform for supply of passenger transportation service in Bangalore. मतलब who is Ruba? Eco. The company developed an application called Ruba through which the customer can access the nearest available motor vehicle cabs on available services. मतलब 9 subsection 5 लगने वाला है. and 9 subsection 5 में कितने हैं? 3. हैट और हैट का जो T है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में बाय डिफॉल्ट हु इज गोइंग टू पे टैक्स? इट्स ऑलवेज इको. Ruba Limited collects consideration for the services from the customers and remit the same to service provided by STPL after retaining the commission charged by it. That's perfectly fine. The details of booking of STPL for the month of July. This bookings are obtained by STPL on his own account. तो ऑन हिज ओन अकाउंट में जब STPL बुकिंग करता है तो सप्लायर विल पे टैक्स, पर अगर रूबा के थ्रू बुकिंग करता है तो रूबा विल पे टैक्स. तो ये खुद की बुकिंग पे देकर रखा है. द इनवॉइस इज इलेक्ट्रॉनिकली इशूड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द डेट ऑफ ट्रैवल इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जर्नी. डिटेल्स ऑफ, हाँ यहाँ पे जहाँ पे खुद ऑन अकाउंट है तो वहाँ पे STPL, और जहाँ पे रूबा के थ्रू है वहाँ रूबा पे करेगा क्योंकि फिर वहाँ इको आ जाता है. द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लाइड बाय STPL थ्रू रूबा लिमिटेड एंड GST पेबल ऑन सप्लाई एज फॉलो. ये थ्रू रूबा है तो यहाँ पे 9(5) लगेगा. यहाँ पे रूबा विल पे टैक्स, वैल्यू देके रखा है टैक्स, तो ये सारे टैक्स कौन पे करेगा? रूबा विल पे द टैक्स. All the amounts are exclusive of GST. Booking will be confirmed only after paying total fare. No inward outward supply transactions. Okay. First question पे आ जाते हैं. Amount of block credit in respect of motor vehicle
परचेस बाय एसटीपीएल, मुझे बताओ कितना ब्लॉक क्रेडिट होगा फॉर मोटर व्हीकल, आंसर दो, कितना ब्लॉक क्रेडिट होगा? नो ब्लॉक क्रेडिट, नील। वाई नील? क्योंकि ही इज इनटू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो जो भी मोटर व्हीकल पे करेंगे उस पर जो भी टैक्स पे करेंगे उनका उन्हें आईटीसी मिल जाएगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाय एसटीपीएल ऑल सर्विस सप्लाइड थ्रू रूबा। तो बॉस अगर रूबा की थ्रू सर्विस सप्लाइड भी करी है तो एसटीपीएल को टैक्स पे करना ही नहीं है, रूबा को ही टैक्स पे करना है, तो यहां पे नील। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? Note 2, please explain which note 2? Booking will be confirmed only after total fare paid. तो बॉस आप बुकिंग कंफर्म कब होगी? यहाँ पे टोटल फेयर के बाद, आप पहले पेमेंट करोगे फिर बुकिंग कंफर्म होगी। एडवांस में पे करो, इन शॉर्ट फुल पेमेंट इन एडवांस। थर्ड, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स बाय रूबा TCS under section 52 on the taxable supplied made through it during the month of July, August and September. आंसर करो। लेट मी चेक क्या पता है आपको TCS के बारे में। इस केस में रूबा कितना TCS डिडक्ट करेगी? रिप्लाई करो। When eco is at, see normally who deducts TCS? Eco. Who deduct TCS? Eco. But if eco is under 9 subsection 5, no TCS will be collected or deducted. No tax collected at source. So answer is D. Right. Now place of supply of order. अब प्लेस ऑफ सप्लाई की बात चल रही है, मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात चल रही है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या बोलता है? अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो सर्विसेज तो उसका लोकेशन, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो जहाँ से उन्हें जर्नी एम्बार्क की है या जहाँ से जर्नी स्टार्ट की है, दैट विल बी प्लेस सप्लाई। 435, 534, 987, 435, 534, 97। ये अनरजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड के केस में जहां से जर्नी स्टार्ट की है, और रजिस्टर्ड के केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट हैदराबाद। तो बैंगलोर, हैदराबाद, बैंगलोर। 435 बैंगलोर, हैदराबाद। क्या आंसर लिखा मैंने? बैंगलोर, हैदराबाद, हैदराबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, हैदराबाद। करेक्ट, ए करेक्ट। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई। Am I dull? I'm tired little bit. All okay. I'm just tired. हेक्टिक जा रहा है, लॉकडाउन भी हेक्टिक जा रहा है। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ऑर्डर्स। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज की बात चल रही, राइट? 234,777,001, 234,777,001। ओके ओके, एक मिनट, वापस 2 मिनट बाद समझाऊंगी। 16.3 टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? रूल क्या है टाइम ऑफ सप्लाई का? टाइम ऑफ सप्लाई का रूल क्या है? डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, राइट? इनवॉइस कब इशू कर रहे हैं लोग? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी। तो ट्रैवल, डेट ऑफ ट्रैवल मतलब टाइम, डेट ऑफ ट्रैवल ले लूंगी, क्या लूंगी मुझे बताओ ना। टाइम सप्लाई कैसे निकलेगा?
टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, कैन यू कंफर्म? यहाँ पे अज्यूम करना पड़ रहा है कि डेट ऑफ ट्रैवल इज डेट ऑफ इनवॉइस. तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इस केस में 3 जुलाई, इस केस में 20 जुलाई और इस केस में 23 जुलाई. यस, तो 3 जुलाई, 20 जुलाई एंड 22 जुलाई. 3 जुलाई, 20 जुलाई. भाई तो ऑप्शन नहीं दिया है. कुछ गड़बड़ किया मैंने. 3 जुलाई, 20 जुलाई एंड 23 जुलाई, राइट? क्या गड़बड़ करी मैंने सुनील? अदर देन यू नो बडी कैन स्पीक दिस लैंग्वेज. क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. 23 जुलाई, हाँ राइट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन. 17 क्वेश्चन. Mr. A, a practicing CA who is supplying the service in the field of auditing and assurance, is earning during the current financial year income from auditing and assurance service provided as 1 crore 86 lakhs. Income for acting as an examiner from ICI and from the ICI and ICSI not on rolls is 2,50,000, and rental income from commercial property during the year is 13,90,000. ये उसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर की. अच्छा योर डाउट, एक मिनट क्या डाउट था? 16.3. 16.3 में TCS है, टैक्स कलेक्टेड सोर्स. नॉर्मली इको टैक्स कलेक्टेड सोर्स करता है, बट इको अंडर 9(5) टैक्स कलेक्टेड सोर्स नहीं करता है, तो नील है. ठीक है, ओके. तो क्या क्वेश्चन है? 1 crore 86 lakhs ऑडिट के अगेंस्ट, 250 अगेंस्ट एग्जामिनेशन एंड 13,90,000 अगेंस्ट रेंटल ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी. अब मुझे बताओ इसमें से टैक्सेबल कौन सा और एग्जम्प्टेड कौन सा है? टैक्सेबल कौन सा है और एग्जम्प्टेड कौन सा है, बताओ मुझे. ये टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्टेड है और ये टैक्सेबल है. एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज इज एग्जम्प्टेड and ICAI and ICSI, get your point. So they are which is जो डिग्री प्रोवाइड करती है as per curriculum. So if I'm giving them exam related services, it is exempted, right? Further, in the month of April, Mr. B purchased 10 computers at a price of 25,000 each for his office, as new staff has been recruited by his HR team and avail and utilize ITC. ठीक है, okay. On 31st October, out of this 10 computers, A shifted 2 computers at his residence for the son for his learning purpose. Open market value for each of them is 10,000. Now, मैंने वो computers जिस पे मैंने परचेज पे जो टैक्स पे किया था उसका मैंने ITC अवेल किया. अब वो computers मैं permanently transfer कर रही हूँ without concession on which ITC has been availed is supply as per schedule 1. ओपन मार्केट वैल्यू कितनी? 10,000. तो यहाँ पे मेरा सप्लाई कितना हो जाएगा? 20,000. गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, मिस्टर ए belatedly filed GSTR 3B for the month of December by 5 days. तो यहाँ इंटरेस्ट आएगा, मतलब दिसंबर का जनवरी 20th को करना चाहिए था, 25 जनवरी को किया.
value of taxable supply for the month of December is 10 lakhs included in the details of earning above. अच्छा, ये जो अर्निंग है पूरे साल का है, दिसंबर का अलग से अर्निंग दे दिया, जो उसमें हमने 5 दिन का डिले किया जीएसटी 3 भी फाइल करने में, और उस 10 लाख के ऊपर रेट क्या है 18%. What happened to computers? वो बॉस 2 कंप्यूटर फुल permanently transferred without concession on which ITC has been availed is supplied as per Schedule 1. All the above amounts are exclusive of GST wherever applicable. Opening balance of ITC is nil. Assume all conditions are satisfied. No inward and outward transaction other than those mentioned above. Okay. 17,175. Assuming that the current financial year is 1920 and Mr. A has to maintain books of accounts. तो books of accounts के लिए period क्या है 72 months from due date of filing annual return for relevant financial year. हमारा financial year क्या है 1920. financial year क्या है 1920. इसका annual return का due date क्या है 31st December 2020. वहाँ से 72 months या 6 years. तो 31st December 2026. Answer is B. Am I clear? Next, aggregate turnover for audit purpose. So when I say aggregate turnover includes taxable supply also as well as exempted supply also. तो मेरा supply कितना है 1 crore 1,86 lakhs is my supply. 2,50,000 is my supply. 13,90,000 is my supply plus ये 20,000 also is my supply. तो 1,86 lakhs plus 2.5 lakh plus 13,90,000 plus 20,000 is 20261234. मैच हो रहा है करेक्ट. आंसर डी है ना. या कोई कंफ्यूजन नेक्स्ट, टोटल टैक्सेबल टर्नओवर फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर. तो टैक्सेबल टर्नओवर के अंदर ये 2.5 लाख निकाल दूं. करेक्ट. Next, which the following is or not a supply? Service provided by an examiner to ICI and ICSI. It is a supply, but it is exempted supply. No, not A. अच्छा उसका ऊपर का बदल तो ये गलत है. रेंटिंग इनकम सप्लाई है. शिफ्टिंग ऑफ कंप्यूटर सप्लाई है. दैट मीन्स नन ऑफ द अबाउ. Am I clear? Answer is D. None of the above. Next, with the following statement is carried with respect to interest liability. तो कितना 10 लाख का था सप्लाई दिसंबर मंथ का. 18% से टैक्स पे करना था. 1,80,000 इंटू 5 days का डिले किया और 18% से मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो 1,80,000 का 18% इंटू 5 डिवाइड बाई 365 कम्स टू 444 का मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. और इंटरेस्ट हम कैसे पे करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड नॉट थ्रू क्रेडिट लेजर. तो इंटरेस्ट लायबिलिटी इज दिस. ओके, तो ये दो तो गलत है, इन दो में देखना है. एंड यू कैन पे द सेम. नो इनपुट नहीं, तो आंसर इज बी. एम आई क्लियर? 17.5 का आंसर इज बी. करेक्ट. कोई कंफ्यूजन? इज 17 क्वेश्चन क्लियर?
Is 17 question clear? Please confirm. Next, सबसे बड़ा क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन. तो आज यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि 18 करने में हमारी जान निकल जाएगी. कुंज मैन्युफैक्चरर्स 18 करने में बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए ना. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. कुंज मैन्युफैक्चरर्स arranged to supply in under GST in Surat, Gujarat, has opted to pay tax under composition scheme under subsection 1 and subsection 2 of section 10 of CGST Act 2017. It is engaged in manufacturing. तो मैन्युफैक्चरिंग है तो 1% ऑफ टर्नओवर. मैन्युफैक्चरिंग है तो 1% ऑफ टर्नओवर पे टैक्स पे करेंगे. टैक्स इज पेड क्वार्टरली इन केस ऑफ कंपोजिशन सप्लाई, पर रिटर्न इज फाइल्ड एनुअली. ये दिमाग में रखना. The following information is available in relation to Kunj manufacturers. Total turnover during the quarter April to June. क्या 7.46, 366 क्या नहीं समझा? Wait, I'll come back. Let me complete this question first. Yeah, 1% of turnover of state. Yes, turnover of state लेंगे. Okay, अप्रैल टू जून में ही 1.5 करोड़ का टर्नओवर हो गया. अप्रैल टू जून में ही 1.5 करोड़ का टर्नओवर हो गया. मतलब मैं सप्लाई की अगर बात करूं, अप्रैल टू जून में मैं 1.5 करोड़ का 1% पे कर दूंगी और कहानी यहीं खत्म हो जाएगी. डेढ़ लाख. अब इसके बाद लैप्स, यू ऑल नो लैप्स हो गया. एक मिनट लास्ट में देखती हूँ. द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम लैप्स ऑन 1st of July. Tax paid on inputs lying in stock as on 30th June. अरे अलादीन बाबा, I told I'll do your question and I already started this question. After this question, I'll come to your question back. Patience नहीं है. Tax paid on inputs lying in stock as on 30th June. Invoice dated 4th May. CGST SGST. अब समझना, सेक्शन 18 क्या बोलता है हमारा? जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम पे मूव होते हो, उसके एक दिन पहले, जैसे 1 जुलाई को शिफ्ट हुए हो आप, तो एक दिन पहले मतलब 30 जून को आपके पास जो इनपुट्स रखा होगा, 1 ईयर बैक आपने जो परचेस किया होगा, उस पर जो टैक्स पे किया होगा उसका आईटीसी मिल जाएगा. तो अगर मैं 30 जून की बात करूँ, इनवॉइस डेट क्या है 4th में, तो मुझे सी और एस का 10,000 का क्रेडिट मिल जाएगा. येस और नो? फोर, टैक्स पेड ऑन इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक 30 जून. 5 and 5 इनवॉइस कब का है? 31 दिसंबर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. ठीक है, इसका भी मिल जाएगा. मशीनरी परचेस करी 15 मार्च इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. जून मतलब 15 तो अब मशीनरी पे क्या होता है? अगेन 1 ईयर की कंडीशन तो मशीनरी पे भी है, पर 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ रिड्यूस हो जाता है. तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 2 क्वार्टर हुआ है, तो 2 क्वार्टर का 5% इज 10% आ जाएगा. तो मशीनरी कितने की परचेस करी? 10 लाख की. 10 लाख का 12% पे टैक्स पे किया होगा. 1,20,000 का टैक्स पे किया. इसका 90% मतलब मुझे 1,08,000 का क्रेडिट मिलेगा. क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? आगे ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया. On 10th August, Kunj Manufacturers sold goods worth 2,40,000 .
Okay. 10th August, Kunj Manufacturers sold goods worth 2,40,000 to सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या दिमाग में आता है? प्लीज टेल मी. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या दिमाग में आता है? TDS contract with SMC was to supply only goods and not any services. ठीक है, तो 2,40,000. इस पे जीएसटी का रेट कितना दिया है? 12% का 12% कितना होता है? 2,40,000 का 12% ये और मेरा टैक्स आ गया 28,800. यस, TDS दिमाग में आना चाहिए था. राइट. नेक्स्ट, ऑन 15th August, कुंज मैन्युफैक्चरर सोल्ड गुड्स वर्थ 25% गुड एग्जाम. कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है ऐसा? आगे क्वेश्चन में दिया है क्या? कुछ भी. कॉन्ट्रैक्ट ऑन 15th August, कुंज मैन्युफैक्चरर सोल्ड गुड्स वर्थ 10 lakhs टू फाइनेंस डिपार्टमेंट गुजरात. ओके, तो थर्ड का 10 lakhs, इसका 12%, 1,20,000. ये और टैक्स आ गया. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स 15 लाख और परचेज 12 लाख. ओके, फ्रॉम जुलाई टू फेब्रुवरी. तो सेल्स 15 लाख, 15 लाख का 12%, 15 लाख का 12%, 1,80,000. और परचेज 12 लाख का, तो 12 लाख का परचेज पे भी 12% ही रेट है क्या? आईटीसी का भी? हाँ ठीक है, इस पे 12% ही है. तो 12 लाख का 12%, 12 लाख का 12%, 1,44,000. तो ये देखो मैंने क्या हाईलाइट किया है. मैंने क्या हाईलाइट किया है? किस किस केस में आईटीसी मिल रहा है और किस किस केस में टैक्स लग रहा है. Next, during the month of March, of the current financial year, Kunj manufactured 2,500 metric ton meters of fabric. Value of fabric is 200 per meter. ITC pertaining to such output was 27,500 and 27,500 CNS. Mr. Kunj exported 1,500 at a bond. बॉन्ड है मतलब नो GST. और 1,000 रुपये, 1,000 मेट्रिक कहाँ पे किया? गुजरात में किया. तो 1,000 इंटू 200 इस 2 लाख. और 2 लाख का 12% पे यहाँ भी टैक्स पे करेगा 24,000. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? और ये क्रेडिट लिया है. C 27,500 और S 27,500. देखते हैं. अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ. बहुत ध्यान से रीड करना. द नेट GST पेबल इन कैश बाय कुंज ड्यूरिंग द अप्रैल टू फेब्रुवरी पूछा है. अप्रैल टू फेब्रुवरी पूछा है तो हमें 9 पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि 9 पॉइंट कौन से मंथ का है? मार्च मंथ का है. अभी इन्होंने क्या पूछा? मैं नेट GST पेबल. तो मेरे पास टोटल मेरी नेट लाइबिलिटी कितनी आ रही थी? मेरी नेट लाइबिलिटी कितनी आ रही थी? रुको, 1.5 लाख प्लस 28,800 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000,
478800, ये मेरी लाइबिलिटी थी। और मेरे पास आईटीसी कितने का है? 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,44,000, तो 282 कि मेरे पास आईटीसी, राइट? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक प्लीज बोलो मुझे। एनी कंफ्यूजन टिल योर? कोई गलती करी है मैंने क्या? गलती तो हुई है। यहाँ पे टीडीएस आएगा ना, देखो यहाँ पे टीडीएस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 240 का अमाउंट है। यहाँ पे टीडीएस डायरेक्ट हुआ होगा 2%, तो उसका भी क्रेडिट मिल जाता है, राइट? राइट? हाँ या ना? क्या पूछे क्वेश्चन में? $176,800 मुझे पे करना पड़ेगा इन कैश। मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है? हाँ हो गया। Manmohan and Aladdin, please stop interacting with each other and please stop giving personal comments to each other. और दूसरी बात, अलादीन क्वेश्चन मैं भी करवा रही हूँ, आपको तो एक बार करना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे गलती हो जाती है, मेरे से गलती हो गई थी क्योंकि यहाँ पे तो बंदे ने 10 लाख पे टीडीएस डायरेक्ट होगा ही होगा मेरा, तो उसका टीडीएस का मुझे आईटीसी मिल जाएगा कैश लेजर में। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, आईटीसी अवेलेबल टू कुंज ड्यूरिंग अप्रैल टू फरवरी। तो अप्रैल टू फरवरी का आईटीसी कितना है? 3,02,000। अप्रैल टू फरवरी पूछ रहे सब। थर्ड, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिफंड अवेलेबल टू कुंज मैन्युफैक्चर मंथ ऑफ मार्च। मार्च की बात चल रही है। मार्च में देखो क्या हुआ है, मार्च में 1,500 का मैंने एक्सपोर्ट किया है और 1,000 मैंने इंडिया में बेचा है, और मैंने कितना टैक्स क्रेडिट? 27,500 इंटू 2, बेसिकली मैंने 55,000 का आईटीसी लेके रखा है। तो जब मैं रिफंड की बात करती हूँ, मैक्सिमम रिफंड की बात करती हूँ, तो बॉस अगर आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, अगर टोटल टर्नओवर पे इतना आईटीसी है तो एक्सपोर्टेड टर्नओवर पे कितना आईटीसी? अब टोटल टर्नओवर कितना है? 1,500 इंटू 200, 3 लाख का एक्सपोर्ट है और 2 लाख का डोमेस्टिक है, तो 5 लाख का टोटल टर्नओवर है। 5 लाख के टर्नओवर पे 55,000 का आईटीसी है, तो 3 लाख के टर्नओवर पे कितना होना चाहिए? तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 55,000, 33,000 का ये मैक्सिमम रिफंड है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये रिफंड मिलेगा, ये मैक्सिमम रिफंड है। Am I clear? Am I clear? अब प्रोवाइडेड ये रिफंड, इससे ज़्यादा रिफंड मिलेगा नहीं, पर ये तो चेक करो मेरे पास आईटीसी बचा कितना है। अब 55,000 का आईटीसी है जिसमें मैंने 2 लाख का सप्लाई इंडिया में किया है, और 2 लाख के सप्लाई पे जब मैं 12% टैक्स पे करूँगी तो मैं इतना यूज़ कर लूँगी, तो मैं 55,000 में से मेरे पास बैलेंस बचेगा कितना? 31,000। तो मुझे रिफंड कितना मिलेगा? 31,000 का ही रिफंड मिलेगा। क्लियर? रिफंड फिर से समझा दूं, देखो मार्च मंथ की बात की है, मार्च मंथ की बात की है, एक सेकेंड, $2,500 है जो इतना मेट्रिक टन माल है, परचेस में 55,000 का टैक्स पे किया था, इतना मुझे क्रेडिट ले लिया।
1500 टन मैंने एक्सपोर्ट किया, 1000 टन मैंने इंडिया में बेचा, इसकी वैल्यू कितनी हुई? 3 लाख रुपए। इसकी वैल्यू कितनी हुई? 2 लाख रुपए। अब पुराना तो कोई आईटीसी बचा ही नहीं, ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, इनफैक्ट मैं तो और कैश नहीं भरा है। तो अगर मुझे जब मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा, मैक्सिमम रिफंड कितना होता है? टोटल टर्नओवर पे इतना आईटीसी, तो एक्सपोर्टेड टर्नओवर पे कितना आईटीसी? एक्सपोर्टेड टर्नओवर कितना है? 3 लाख। 3 लाख इंटू 55,000, टोटल टर्नओवर कितना है? 5 लाख। तो ये कितना आया? 33,000। ये इतना रिफंड मिलना चाहिए, पर इतना बैलेंस मेरे कैश लेजर, सॉरी, इतना आईटीसी में बैलेंस भी तो होना चाहिए मेरे यहाँ। क्या नहीं समझ में आ रहा है अलादीन? आज यू आर नॉट इन योर मूड टू स्टडी, प्लीज ये रिकॉर्डिंग वापस देख लेना। अब जब मेरे पास 55,000 का आईटीसी है, पर जो मैं इंडिया में बेचूंगी उस पर तो मैं टैक्स पे करूंगी ना, और टैक्स का रेट कितना है? 12%। तो जब मैं 2 लाख के ऊपर 12% का टैक्स पे करना है, 24,000 का जब मुझे टैक्स पे करना है, तो टैक्स कैसे पे करूंगी? आईटीसी से एडजस्ट करके। तो बचा कितना बैलेंस? 31,000। जब बैलेंस बचा ही 31,000 है, तो रिफंड 33 नहीं मिल सकता। 33 इज मैक्सिमम रिफंड, बट हाउ मच आई कैन अवेल इज 31,000। एम आई क्लियर? समझा? हर्षिता समझा? एटीन फोर थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये आपको। डी क्या पूछा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुंज मैन्युफैक्चर रिक्वायर्ड टू, बेसिकली यहाँ पे आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कंपोजिशन स्कीम के केस में भी, तो ये लर्न कर लो आप। एंड लास्ट, assuming that goods have been sold by Kunj manufacturers to Finance Department of Gujarat government for a value of 1 lakh instead of 10 lakhs, net GST payable from manufacturing cash from July to February पूछा है। ऐसे ये बहुत ध्यान रखना। अब अप्रैल में जून नहीं पूछा है, तो अप्रैल में जून के फिगर्स को एक्सक्लूड कर दो और 10 लाख के बदले 1 लाख कर दो। अब देखते हैं इसमें, समझना, ये वाला फिगर अप्रैल टू जून का, तो ये हटा दो, राइट। सेकेंड पॉइंट काम का नहीं है। थर्ड पॉइंट, आईटीसी की बात करो। थर्ड पॉइंट, आईटीसी तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। फोर्थ पॉइंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट कैरी फॉरवर्ड, सिक्स पॉइंट ऐसा कि ऐसे ही रहेगा। 7 पॉइंट में 10 लाख के बदले 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख का 12% होता है 12,000, राइट। उसके बाद हाँ, और यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, ये इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो 10 लाख है, मतलब विद इन 250 तक है। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? 2,88,000 नहीं, 288 प्लस 12,000 प्लस 1,80,000 माइनस 282, 61,200। कहाँ तक पूछा है? एक मिनट, क्या पूछा है लोग ने? अज्यूमिंग दैट गुड्स हैव बीन सोल्ड। वापस सॉल्व कर लेते हो बेट, वापस सॉल्व कर लेते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, लास्ट में वापस सॉल्व कर लेते हैं अपन 18.5 वाला क्वेश्चन। ये कितना आएगा? 28 प्लस 12,000 प्लस 180, ये आया अपना 220800। ओके ओके, प्लस कहाँ से कहाँ तक पूछा है ये लोग ने? एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक दिस।
फिर से फ्रेश सॉल्व करूँ? 1 मिनट पहले मैं बच्चे टैली कर लूँ, क्या पूछा, कहाँ से कहाँ तक है? जुलाई टू फरवरी पूछा है। ओके, जुलाई टू फेब पूछा है, ठीक है, तो गड़बड़ी तो कुछ होनी नहीं चाहिए। तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 1,08,000 प्लस 4,000 282। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है? ओके, नील आएगा ना, आंसर इज नील, क्योंकि मेरे पास आईटीसी कितना है? 282 है, और मुझे पे कितना करना है? 2208। आउटपुट लायबिलिटी कम है, आईटीसी ज़्यादा है, तो आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझा? हाँ, ये तो हटा दिया ना मैंने। नहीं समझा क्या? वापस बताओ मुझे। नहीं समझा क्या? प्लीज कंफर्म। हर्षिता, या आंसर इज नील। कोई कंफ्यूजन टिल योर, प्लीज कंफर्म। कॉन्सेप्ट फिर से? कौन सा कॉन्सेप्ट? बाबा देवी, इसमें से कुछ नहीं किया। अप्रैल टू जून के फिगर्स हटा दिए सिर्फ, और टीडीएस का 20,000 हटा दिया, क्योंकि वो 10 लाख के बदले 1 लाख हो गया। अब टीडीएस कब डिडक्ट होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीज 2.5 लाख। कॉन्सेप्ट क्या था? मेरा आउटपुट लायबिलिटी ये है, ये मेरा आउटपुट लायबिलिटी है, और ये मेरा आईटीसी है। तो आईटीसी ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो नील कैश पेमेंट, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आईटीसी का। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, सो विल कंटिन्यू टुमारो। अच्छा, मॉर्निंग टुमारो 9:30 AM एग्जाम्शन चैप्टर। टुमारो मॉर्निंग ना, आज टेक्निकल इशू था, सबको मालूम है। फाइनली वायर्स ही चेंज हो गए। मुझे बाद में रियलाइज हुआ, आई शुड हैव डन द रिकॉर्डिंग, मैंने क्या क्या किया टू गेट द वायर्स, बट ठीक है, वो बाद में क्लिक हुआ मुझे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट to inform your juniors, your near ones, or dear ones, or writing CA inter group 2. अच्छा हाँ, right. Oh sorry. Doubt नहीं छोड़ूंगी, sorry. मैं तेरा डाउट क्वेश्चन नंबर 17 पॉइंट क्यू, एक मिनट 6, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था अपना? हाँ रुको, क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना? ओके।